नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि कभी कभी हम बड़े गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। हम समझ लेते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और देसी भाषा में कहें तो कोई हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। और जब इसके दंभ में और अहंकार में हम आ जाते हैं तो हम किसी को कुछ समझते नहीं है। हम पानी से क्या कह दें, हम तूफान से क्या कह दें, क्योंकि हम तो किसी को कुछ समझते नहीं। यही गलती कर बैठा भारतीय निर्वाचन आयोग। उसे पता थी कि इस देश के दो ही तो बॉस हैं, मोदी और शाह, और दोनों हमारे अंदर हैं। फिर हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आप 15 मृत लोग पकड़ लाइए, हम इसे रोक देंगे। योगेंद्र यादव बीमार थे, वो 12 लोग पकड़ भी लाए और फिर उन्हें धन्यवाद देते हुए सुप्रीम कोर्ट घूम गया। चुनाव आयोग ने कहा ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिसके तहत हमें लिस्ट जारी करनी पड़े। ये बात शायद जज साहब को चुभ गई, तो फिर कल की सुनवाई में उन्होंने कहा कि पहले आप 48 घंटे में वो लिस्ट सार्वजनिक करो। अब बड़ा घमासान मचा है। अब बताना पड़ेगा 65 लाख में कितने मरे वोट कटे, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने यादव हैं, कितने ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, कौन कौन चपेट में आ गया कि इसमें सिर्फ दो ही जातियां रही, यादव और मुसलमान और दलित, बाकी सुरक्षित कर दिए गए। और ताज्जुब ये बात का है, 50 वर्ष की मेरी भी उम्र हो गई, सन 75 का वॉर ने, पता नहीं अगले चुनाव में मुझे भी क्या क्या फेस करना पड़ेगा। अब तक तो किसी ने कुछ पूछा नहीं। एक बार एक संदेश आता था कि वोट बनवाना है कि दिल्ली रखोगे, तो मैं कहता था गांव में जरूरी है। इनका क्या, ये कभी कह दें कि जिसका वोट नहीं उसकी संपत्ति नहीं। अब गांव में पैतृक जमीन भी है, जायदाद भी है, तो फिर वोट रखना पड़ेगा। लेकिन आज 4-5 सवाल बहुत गंभीर आ गए जो दिमाग को बिल्कुल वस्त कर रहे हैं कि हम कहां आ गए। पहला, सोनिया गांधी की वोटर आईडी को लेकर उस बुजुर्ग महिला के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा पूरी तरह बेनकाब हो गया। और अमित मालवीय के बारे में लोग कहने लगे कि उन्हें अपना नाम बदल के झूठ मालवीय रख लेना चाहिए। नंबर 2, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल किए एक लोकसभा क्षेत्र का। चुनाव आयोग ने एक विधानसभा में एक विधानसभा का, एक लोकसभा में एक विधानसभा का। चुनाव आयोग ने तत्काल नोटिस जारी कर दिया था 15 मिनट के अंदर, एफिडेविट दो वरना माफी मांगो। अब अनुराग ठाकुर ने यूपी की कई लोकसभा क्षेत्रों पर सवाल उठाए हैं, तो इसका मतलब दोनों दल सहमत हैं, तो चुनाव आयोग को बड़ा निर्णय लेना चाहिए। पहले तो एक नोटिस जारी करे ताकि दोनों दल बराबरी पे आए, और दूसरा निर्णय ये लेना चाहिए, दोनों दल सहमत हैं कि फोर्जरी हुई है तो इस चुनाव को खत्म करके उपचुनाव करा देना चाहिए, टोटल बाईपोल करा देना, बाई इलेक्शन करा देना चाहिए, मध्यावधि चुनाव हो जाने दो। और जर्मन की तरह करा देना चाहिए कि लो ईवीएम और सबका झंझट खत्म, अब बैलेट पेपर पर मध्यावधि चुनाव होगा, सबकी झंझट खत्म। तीसरा सवाल, जो क्या 48 घंटे में वो लिस्ट सार्वजनिक होगी, और नहीं होगी तो क्या चुनाव आयुक्त तो बर्खास्त करेगा सुप्रीम कोर्ट। और चौथा सवाल यह है कि मोदी जी को नींद नहीं आई होगी जब से बनारस में सपाइयों ने अजय राय को सांसद बनाकर स्वागत सम्मान कर दिया है। अब इन सवालों के जवाब कहां ढूंढे, तो फिर मुझे लगा कि संजय सर के पास चलो, वही इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। मैंने अपने चारों सवाल बता दिए हैं।
और मैं अपनी वाणी को विराम देकर अब संजय सर से पूछ रहा हूं कि क्या है, कैसे लोग बचें। अब समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। बिल्कुल, क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन होना यही चाहिए कि चाहे जो चाहे करे, चुनाव जो 2024 का चुनाव था उसको रद्द करके और दोबारा से चुनाव कराया जाना चाहिए। अब ये साबित हो चुका है कि गड़बड़ी है, और कांग्रेस या राहुल गांधी ने तो एक लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा सीट से ये साबित किया था कि गड़बड़ी हुई। अनुराग ठाकुर ने 5-6 लोकसभा का, मतलब रायबरेली, डायमंड हार्बर और कन्नौज और पता नहीं क्या 4-5 सीट से शायद उन्होंने बता दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि उनको 6 महीने लगे एक विधानसभा का डाटा जुटाने में, या डाटा को मशीन रीडेबल बनाकर उससे निष्कर्ष निकालने में, और अनुराग ठाकुर ने ये काम 6 दिन में कर लिया। तो जाहिर है उनको चुनाव आयोग ने मशीन रीडेबल डाटा दिया था, या उनके पास पहले से अवेलेबल है, जो कुछ भी है उसी से वो कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा गड़बड़ तो यही है कि चुनाव आयोग कांग्रेस को या विपक्ष को मांगने पे डाटा नहीं दे रहा है, और बीजेपी के पास या सत्तारूढ़ पार्टी के पास है। तो मिलीभगत तो यहाँ दिखाई दे रही है, और मिलीभगत अगर है तो जाहिर है कि गड़बड़ है, और ये मिलीभगत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही प्रूव किया था कि जो बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र है उसमें सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की गड़बड़ी से वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट थे, और लोकसभा चुनाव में 30-32 हजार से हार हुई थी। तो राहुल गांधी ने साबित किया कि 1 लाख फर्जी वोट है, जिससे उस महादेवपुरा में बीजेपी को ज्यादा वोट मिला लोकसभा चुनाव में, और उसी वोट से लोकसभा क्षेत्र जीत गया। विधानसभा के एक विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वोट मिलने से बीजेपी जो है बेंगलोर सेंट्रल सीट जीत गई, जो गड़बड़ी को बहुत बढ़िया से दर्शाता है कि बाकी विधानसभा क्षेत्रों में का बीजेपी वैसे आगे नहीं थी, लेकिन महादेवपुरा में बहुत ज्यादा वोट मिला उसको, या बहुत ज्यादा वोट का अंतर था, और वो अंतर 1 लाख वोट जो फर्जी वोट के कारण था, तो वो तो उन्होंने अपना केस प्रूव कर दिया था और साबित हो गया था। और इसीलिए चुनाव आयोग को छटपटाहट थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते में उसने नोटिस दे दिया। ठीक है, नोटिस दे दिया। जैसा मैंने पहले कहा था कि राहुल गांधी को और तेजस्वी को तो नोटिस दिया गया, पर जो शकुन रानी थी उनका भी 2 वोट का मामला था, बाद में वो 3 हो गया, तो उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है वो जाने, लेकिन उसमें कोई सुरताल नहीं है और वो नियम से नहीं चल रहा है, ये तो अपनी जगह है। तो गड़बड़ी है। और अनुराग ठाकुर ने जो किया उस पर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा किया वो सब अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को अब ये मान लेना चाहिए था कि एसआईआर जो है वो बेमतलब है, और एसआईआर का मकसद वही है जो आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों को नाम काटना है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं, या हम लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का कान ऐंठ दिए वगैरह वगैरह, लेकिन वो डाटा जारी कर भी देगा तो टाइम कहाँ है, और कौन, जो लोग दावा करेंगे उनकी बात सुनी जाएगी, उनको इतना समय मिलेगा, वो अपना केस प्रूव कर पाएंगे, उसके लिए वहां होंगे अपने शहर गांव मोहल्ले में लोग उस चुनाव क्षेत्र में। भाई उनको वोट के समय भी रहना, अभी भी रहना है, और समय कम है, गरीब आदमी है, उनके पास ऐसा, उनके लिए ये संभव नहीं है कि जिस दिन कहा उसी दिन सब काम छोड़ करके उसमें लग गए वगैरह वगैरह। तो कितने लोग इसका लाभ उठा पाएंगे? और अगर सब लोग दावा कर ही दें कि हाँ हमारा नाम हमें गलत हटाया गया है और हमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, और चुनाव आयोग नहीं करेगा तो कोई क्या कर लेगा, और तब कहाँ समय है? तो ये सारी बातें हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई फायदा होने वाला है, और जो चुनाव आयोग कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। वो बता देगा, या जो भी बताएगा जैसे भी बताएगा, और जैसे बता रहा है उसमें कुछ निकल के तो आ नहीं रहा है। जब उसका ड्राफ्ट ही में इतनी गलतियां हैं, और एसआईआर होने के बाद, तो अब वो जो 2 दिन में उसको पेश करने के लिए कहा गया, उसमें वो क्या पेश करेगा और क्या होगा और उससे क्या हो जाएगा, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, वो भी एक प्रक्रिया है और चल रही है, तो उससे भी पता चल रहा है कि मिलीभगत है। सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है धीरे धीरे रोज सुनवाई के बाद, और उस सुनवाई की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित मामला है, चाहे कारण जो हो, मैंने कोई लंबी डेट पड़ी हो, आगे का डेट हो, तो उसी डेट पे उसकी बात होगी वगैरह वगैरह, वो मैं नहीं जानता क्या है। लेकिन पहले चुनाव आयोग का गठन ही अगर ठीक नहीं है तो उसको फिर स्वतंत्र रूप से काम करने देने का मतलब ही नहीं है। और वो जो काम कर रहा है सो ठीक नहीं है, तो उसके बावजूद उसको काम करने दिया जा रहा है,
और आप इसको अपलोड करिए। और वो चुनाव आयोग इतने दिन तक ये दावा करता रहा कि मेरा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, हमें अधिकार है वगैरह वगैरह। उसके बावजूद ये जो कहा गया है, मुझे लगता है कि बहुत छोटी सी बात है। ये तो पहले दिन कहना चाहिए था। अब तो ये कहने का समय आ गया था कि बंद करिए बकवास, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो बकवास है, और ये कोई आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं, आप लोगों को छांट रहे हैं, ये क्लियर हो गया। तो मुझे क्लियर है, तो पता नहीं कोर्ट में क्या प्रूव हुआ क्या नहीं हुआ, कोर्ट का मामला है, उसमें हम लोग कुछ ज्यादा कह नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आदेश है वो जरूरत पूरी करता है या जरूरत के अनुसार है। जो अपना कानूनी दृष्टि जो हो, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया जो हो, वो अपनी जगह है, उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहां तक इनके अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, तो मैं कल परसों जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें व्यस्त रहा, उस दिन कुछ और काम में लगा था, तो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देख पाया था। और जब लगा और जब उसके बाद जो खबरें आनी शुरू हुई कि अनुराग ठाकुर ने ये कर दिया वो कर दिया और पलटवार कर दिया वगैरह वगैरह, तो मुझे लगा कि उसको देखना चाहिए। लेकिन वो करीब 58 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस है या वीडियो है 58 मिनट का, बिल्कुल अझेल है। मैं 1-2 मिनट से आगे नहीं बढ़ पाया। और वो शुरू ही मैंने वो जब आ जाता है सोनिया गांधी की बात करने लगता है, 1950 और 55 की बात करने लगता है, तो लगता है कि उसमें क्या देखा जाए और क्या होगा, तो मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन ये खास बात है कि 58 मिनट के वीडियो पर दूरदर्शन ने 59 मिनट 40 सेकंड का वीडियो है बीजेपी की साइट पे, और दूरदर्शन का कार्यक्रम 2 टूक इस पर 58 मिनट का है। उसमें दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन वो प्रोग्राम उसी पर जो है वो 58 मिनट का है। हालांकि उसको 20 घंटे में 30,000 लोगों ने देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी व्यूअरशिप कैसी है, 20 घंटे में 30,000 दूरदर्शन के वीडियो को। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ देखने लायक था या देखा गया है। फिर भी उन्होंने जो कहा उस पे कल अपना कांग्रेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कांग्रेस में जो उसका जवाब दिया, वो जबरदस्त है। वो जवाब यही है कि इन्होंने कहा कि वायनाड में भी गड़बड़ है और 1 लाख वोट गड़बड़ है। तो ठीक है, एक और वायनाड में बीजेपी को लगभग 1 लाख से कम ही वोट आया है शायद, और जीत का अंतर 4 लाख के करीब वोट से है। तो इन्होंने कहा कि वहां प्रियंका गांधी के कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख फर्जी वोट है, तो कांग्रेस का कहना है कि हाँ 1 लाख फर्जी वोट है, वही तो बीजेपी को मिला है। और अगर वो बीजेपी को नहीं मिला होता या वो फर्जी वोट नहीं होता, तो प्रियंका गांधी की जीत का अंतर और ज्यादा होता। यही स्थिति रायबरेली में है करीब करीब राहुल गांधी के केस में। तो अगर फर्जी वोट है और कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, तो बीजेपी ने उसकी पुष्टि की कि हाँ है और वो हमारा ही है, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है। और अगर बीजेपी जो कह रहा है कि रायबरेली में वायनाड में जो ज्यादा वोट है, तो आप उसको हटा दीजिए। उसको हटा दीजिएगा तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। लेकिन महादेवपुरा में या बेंगलोर सेंटर में जो नकली वोट जो फर्जी वोट बताए गए हैं उसको हटा दिया जाएगा। 1 लाख फर्जी वोट बताए गए हैं और 32,000 की जीत है, तो तुरंत रिजल्ट बदल जाएगा। लेकिन रायबरेली में और वायनाड में नहीं बदल रहा है, कम से कम 2 जगह। तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बताने का क्या मतलब है, ये वही जाने। और उन्होंने क्या बताया है वो सब अपनी जगह है। सॉरी। और वो सबसे दिलचस्प यही है कि एक विधानसभा में राहुल गांधी को 6 महीने लगे थे और इन्होंने 6 लोकसभा क्षेत्र के एक साथ दे दिए। तो कायदे से मुझे लगता तो क्या है सर इस जगह एक सवाल बनता है, क्या हाँ, चुनाव आयोग ने उन्हें डेटा दे दिया जो राहुल गांधी को नहीं दे रहे थे? सवाल तो फिर बनेगा। उसके बिना संभव ही नहीं है कि ये दावा कर सके। उसके बिना ये संभव तो ही फिर नहीं है राहुल कि गांधी को देने में क्या दिक्कत है? यही कि राहुल गांधी जो प्रूव करेंगे वो अपने हिसाब से प्रूव करेंगे कि वो जीत रहे थे। और ये जो प्रूव कर रहे हैं वो यही प्रूव कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है। तो कुल मिलाकर के अब स्थिति ये बन गई है कि चुनाव आयोग को दे ही देना चाहिए। और मैं आज सोच रहा था कि अगर चुनाव आयोग डाटा वाकई नहीं दे रहा है और वाकई इतना गड़बड़ है और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं लग रहा है कि देने के लिए कहा जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह रहा है, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी एक वेबसाइट बना दे चुनाव आयोग का जैसा वेबसाइट है और कुछ कार्यकर्ताओं को स्वयं सेवकों को दे दे वोटर लिस्ट प्रिंटेड कि आप इसको डाटा एंटर कर दीजिए। और सब ऑनलाइन डाटा एंटर किया जा सकता है। देश भर में कई जगह लग के लोग 5, 7, 10, 20 हजार लोग लग करके
डाटा एंटर कर देंगे, 2-4-10 दिन में हो जाएगा सारा काम, महीने भर में तो हो ही जाएगा। फिर रीडेबल डाटा, फिर डाटा मशीन रीडेबल डाटा हो जाएगा और उसमें डाटा की मतलब जरूरत इतने नहीं पड़ेगी, डाटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में देर रात तो भाजपा के विधायक ही आपस में लड़ने लगे लाइव में, हमने पक्ष और विपक्ष के तो लड़ते सुने। तो डाटा खुद हो रहा है एनालिसिस कि कैसे हो रहा है। नहीं, बाकी काम तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हो ही चुका है और सबको पता है कि अब सांसद किधर ज्यादा है किधर कम है, तो वो सब क्लियर है। इसलिए ये लोग कुछ सख्त रवैया अपना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अपनाएंगे और टाल मटोल करेंगे, समय लेने की कोशिश करेंगे, तो वो समय जो है इसी में लगाया जाना चाहिए कि विपक्ष सब लोग इंडिया गठबंधन एक वेबसाइट बना दे और कार्यकर्ताओं को देश भर में लगा दे। कार्यकर्ता मतलब मैं भी तैयार हूं, मैं भी कर दूंगा रोज 10-12 घंटा काम, और जितने 10-12 घंटे में जितना एंटर होता है उतना महीने भर में मैं कर दूंगा, महीने भर तो लगा ही सकता हूं उसमें। और अगर मेरी तरह बहुत कुछ लोग लगा दें तो सारा डाटा एंटर हो जाएगा, कुछ दिन में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर मशीन रीडेबल डाटा से फिर इनकी पोल खोलिए ठीक से, बढ़िया से, तो बड़े आराम से हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो खैर वो तो देखा जाएगा जब होता है तब। लेकिन अब चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों फंस गए हैं और दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करे, ना करे, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अब मामला उसके पास है नहीं। अब चुनाव आयोग ऐसे फंसे। हाँ, दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री का अंतर भी बहुत कम हुआ है और 1 लाख से ज्यादा है। अगर 1 लाख वोट एक विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है बेंगलोर में, और अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड में भी ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, तो बनारस में 1 लाख वोट फर्जी हो इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 लाख 1.5 लाख वोट फर्जी हो, और 1-1.5 लाख वोट अगर फर्जी है बनारस में, तो जाहिर है कि चुनाव रिजल्ट गड़बड़ है, चुनाव रिजल्ट पलट जाएगा, क्योंकि जीत का अंतर वहां 1.5 लाख वोट के करीब है। और इसीलिए सपा ने अजय राय को जीतता घोषित कर दिया। फिर भी अगर प्रधानमंत्री को लगता है, और प्रधानमंत्री ने उसमें कहा था जब वो अपना प्रधानमंत्री बनना उनका तय हो गया, जब राजग गठबंधन की बैठक के बाद वो आए थे मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। आपको याद होगा उन्होंने बड़े स्टाइल में कहा था कि मैंने पूछा कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर ईवीएम का दुरुपयोग हम लोग करते होते तो सीटें इतनी कम होती, हम नहीं कर रहे थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि अब ये लोग इसकी ईवीएम की बात नहीं करेंगे और अब अगले चुनाव में बात करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन बीच में हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो ईवीएम की बात हो रही थी। अब देखिए आपकी ईवीएम पे बिल्कुल सन्नाटा है और बीजेपी ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है कि ईवीएम की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस भी बीजेपी की बात, ईवीएम की बात नहीं कर रही, लेकिन ईवीएम में जो गड़बड़ी थी वो तो थी ही। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस की या विपक्ष की योजना थी कि चुनाव प्रणाली को पूरी उसकी साख खराब कर दे, और इसीलिए ईवीएम के बारे में शोर मचाया गया था। जबकि अगर ईवीएम से गड़बड़ होता तो हमारी सीटें कम नहीं होती, वो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था। तो अब जब ये साबित हो गया है कि ईवीएम से गड़बड़ी होती ही थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती ही थी, आपका जीत का अंतर कम है, आपके काउंटिंग के समय अचानक कुछ देर तक सन्नाटा रहा, कुछ देर तक रिजल्ट नहीं बढ़ा, पहले आप हार रहे थे बाद में आप जीत गए वगैरह वगैरह, तो शंका तो बहुत है और आधार है उसका, वो निराधार नहीं है। तो आप ही को, प्रधानमंत्री को चाहिए कि नहीं भाई हमने कुछ गलत नहीं किया है, या अगर गलत हुआ है तो मेरी जानकारी में नहीं है। संभव है कि उनके समर्थकों ने, उनके प्रचारकों ने गलत किया हो और उनको जिताया हो जबरदस्ती गलत ढंग से। तो प्रधानमंत्री गलत ढंग से जीत कर, और क्यों प्रधानमंत्री बने हुए, उनको कहना चाहिए चुनाव आयोग से कि पूरा बनारस का डाटा रिलीज कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए, और वो भी चेक करें, उनकी पार्टी भी चेक करे, कांग्रेस भी चेक करे, और अगर उसमें कुछ गलत साबित होता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। छोड़े ना छोड़े वो बाद की बात है, लेकिन उनको ये जांच कराने के लिए प्रधानमंत्री को खुद कहना चाहिए कि बनारस का डाटा रिलीज कर दिया जाए। और ऐसे वैसे चाहे नहीं कहते, लेकिन जब उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष बदनाम कर रहा है चुनाव व्यवस्था को, चुनाव प्रणाली को, और उनका इरादा ये वो था, तो और अब जब साबित हो रहा है कि उनका इरादा जो था वो सही था, या जो वो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, तो नैतिकता का तकाजा है कि प्रधानमंत्री ये कहें कि कम से कम बनारस का जारी कर दिया जाए। और बनारस का अगर जारी हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि गड़बड़ है, तो उनको मानना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट से जो गड़बड़ी, बीजेपी का रवैया, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी का जवाब, चुनाव आयोग की चुप्पी, सब मिला करके कम से कम इतना बीजेपी का बनता है। बीजेपी क्या, या प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री बहुत आदर्श बातें करते रहे हैं,
और प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए उनको शक से ऊपर होना चाहिए, कम से कम उनका जीतना। तो उनको इतना तो करना ही चाहिए, और अगर वो ये नहीं करते हैं तो जाहिर है कि सब गड़बड़ है, और उसके बाद तो फिर जो होना चाहिए वो होगा, और होना चाहिए वही कि चुनाव गड़बड़ है तो दोबारा चुनाव हो, हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, जो कर दिया जाए। लेकिन वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, राम जाने। चलिए सर, आपने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। एक और सवाल मेरा है कि आज बनारस में बड़ी खबर रही, सोनिया गांधी के वोटर कार्ड की बड़ी खबर रही। हाँ, सोनिया आखिर गांधी ये का सब वोटर बात कार्ड छूट गया। क्यों सोनिया प्रस्तुत गांधी की का जाती वोटर कार्ड छूट गया। सोनिया गांधी का वोटर कार्ड छूट गया। सोनिया गांधी का वोटर कार्ड माने 4 दशक से पुराना मामला है, और अगर है भी तो अब उसमें कह रहे हैं क्या? उसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री का भी वैसे ही बन जाए। और सोनिया गांधी का अगर था तो जैसे बना है कि सोनिया गांधी के यहाँ बाकी लोगों ने कहा, उसमें वो खबर 1990 में ए सूर्य प्रकाश ने पायोनियर में लिखी थी। अमित मालवीय का ट्वीट उसी खबर के हवाले से है। मैंने अमित मालवीय का ट्वीट देखा, और जिसमें वो वोटर लिस्ट की कॉपी लगाई गई है, वो सर्टिफाइड कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। उस समय का वोटर लिस्ट हाथ का लिखा हुआ है, हाथ से बना हुआ है। तो हाथ से लिखा हुआ, लेकिन उसमें वो लिखा हुआ है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ इंडिया। नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ इंडिया 1985 के बाद आया था। मैंने आज सब जगह इंटरनेट पे जितना ढूंढ सकता था, चैट जीपीटी, ग्रोक, सबसे ढूंढ लिया। ये 1985 से पहले कब नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहीं किसी ने कहा या लिखा? 1985 से पहले कभी किसी ने नहीं कहा लिखा है, लेकिन उसमें 1980 के दस्तावेज में बताया जा रहा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का न्यू दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का वो वोटर लिस्ट है। तो उसी पे डाउट है, और वो 1990 में ए सूर्य प्रकाश की खबर से लिखा गया है। और ए सूर्य प्रकाश कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी का, ये सोनिया गांधी का जो वोटर लिस्ट में नाम है, उसकी खबर सबसे पहले सूर्या में छपी थी। सूर्या की संपादक मेनका गांधी होती थी। तो मेनका गांधी, और बाद में वो इंदिरा गांधी के घर में रहती थी, इंदिरा गांधी के साथ रहती थी, और इनकी छोटे देवर की वाइफ ही है, इंदिरा गांधी की दूसरी बहू ही है। तो उनको पता था, पता होगा, और वो गलत है तो होगा, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब उसके खुलासे का क्या मतलब? लेकिन मेनका गांधी ने भी उसका खुलासा तब किया जब वो इंदिरा गांधी से के साथ रहने से अलग हो गई। और वो खबर जब 1985-90 में, पता नहीं कब छपी थी, मुझे ठीक याद नहीं है, मैंने आज देखा और उसमें लिखा। लेकिन उसके आधार पर ए सूर्य प्रकाश ने लिखा था। ए सूर्य प्रकाश प्रसार भारती के चेयरमैन रह चुके हैं, और पद्मश्री मिला है उनको, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विजेता है। तो इस हिसाब से वो बीजेपी के आदमी है पूरी तरह। अब ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। मेनका गांधी बीजेपी में है ही है। इन लोगों के कहने के आधार पर, इन लोगों ने जो पहले कहा है उसके आधार पर सोनिया गांधी का वोटर लिस्ट का मामला है, और हो सकता है कि सही भी हो और उनके नागरिकता से पहले बन गया। लेकिन आज ही एक सज्जन ने फेसबुक पे लिखा है, मेरे फेसबुक मित्र हैं, उन्होंने लिखा है कि उनकी पत्नी ब्राजील की है, और उनकी पत्नी का नाम भी बिना आवेदन के, बिना किसी प्रयास के वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। हुआ ये, उन्होंने जो बताया है, अपना विवरण जो दिया है वो फेसबुक पे है, सार्वजनिक है, कि जब बीएलओ उनके घर आया वोटर लिस्ट के लिए नाम लिखने, तो उनके पिताजी ने जो नाम बताया उसमें इनकी पत्नी का भी नाम था। इनकी पत्नी ब्राजील की है, इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन वो चूंकि वहीं रहती थी, गांव में रहती थी, उनके साथ रहती थी। तो पिताजी ने अपने बहू का नाम, जो ब्राजीलियन नाम था, वो नहीं लेते थे, वो उसको मीरा कहते थे या कुछ इसी टाइप का नाम था। उन्होंने कहा कि कौन कौन लोग हैं, तो उन्होंने अपनी बहू का नाम लिखा दिया, बेटे का नाम लिखा है, बहू का नाम लिखा दिया मीरा। बीएलओ को भी कोई शक नहीं हुआ, उसने कहा भी बेटा है तो बहू भी होगी, बेटा की उम्र ही है, बहू भी होगी, बहू का नाम मीरा, उन्होंने लिख दिया। वो नाम दर्ज हो गया। जब उनके यहाँ वोट देने के लिए जो पर्ची आती है, उसमें वो पर्ची आई तो उनकी पत्नी का भी था। तो ये लोग वोट देने तो गए, लेकिन पत्नी उनकी जो इंडियन सिटीजन नहीं थी, जिसका नाम वोटर लिस्ट में था, वो वोट देने नहीं गई। वहां उनसे पूछा भी गया कि भाई आप तीनों लोग आए हैं, चौथी वो पत्नी नहीं आई आपकी, कहाँ है, बाहर है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका नाम गलत आ गया है, और वो वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उनका नाम है। बाद में वो नाम कट गया। तो लेकिन नाम लिखा जाता था, लिखा जा सकता था। और जब एक आम नागरिक का बिहार के गांव में लिखा जा चुका, बिहार नहीं, यूपी का मामला, यूपी के एक गांव में लिखा गया, तो प्रधानमंत्री निवास में रहने वाली विदेशी बहू का लिख लिया गया, तो कौन सा बड़ा काम हो गया, और वो कौन सी बड़ी खबर है? और अगर खबर है भी तो वो पहले कई बार छप चुकी है। ये वाला मामला आज छपा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज फेसबुक पे उन्होंने लिखा है
तब मुझे पता चला। तो मैं यही शुरू से कह रहा हूं कि वोटर लिस्ट में नाम तो ऐसे ही दर्ज होते हैं कि घर में पूछा जाता है आपके घर में कितने लोग हैं, उन सब का नाम दर्ज हो जाता है। फिर उसको पब्लिक किया जाता है, किसी को एतराज हो तो बताइए, वो एतराज करता है तो वो कट जाता है, नहीं एतराज करता तो वो नाम रह जाता है। फिर जब आप पोलिंग बोर्ड वोट देने जाते हैं तो हर पार्टी का चुनाव एजेंट होता है जो देखता है कि ठीक है कि नहीं, इनका नाम है कि नहीं, और ये वही कैंडिडेट है कि नहीं, तब वोट देने के लिए अलाउ करता है। यही सिस्टम चला रहा है और ये वर्षों से चला रहा है। नया तो चुनाव आयोग अपने अधिकार की बात कर रहा था और ये कह रहा था कि हम विदेशी नागरिक को नहीं बनाएंगे और उसमें कोई छूट जाता है तो छूट जाए। ये सब पहले नहीं होता था। पहले ये होता था कि नाम सबका शामिल किया जाता था, जो आता था, जो कहता था, जो दिखाई देता था, उसका नाम शामिल किया जाता था और वो वोट देता था। अब उल्टा कर दिया गया है कि हम जिसको चाहेंगे उसी को वोट बनाएंगे। चुनाव आयोग उसका अपना अधिकार समझने लगा, जबकि वो उसका कर्तव्य है कि जो किसी चुनाव सभा क्षेत्र में सामान्य तौर पे रहता है उसको वोटर बना दिया जाए, उसको वोटर बनाया जाए, ये नियम है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, हम जिसको चाहेंगे, हम जिसको तय करेंगे उसी को बनाएंगे। ये उसका अधिकार नहीं है, उसका काम नहीं है। तो गड़बड़ है, वो दिखाई दे रहा है। और सोनिया गांधी के केस में ये साबित हुआ कि कोई भी वोटर बन सकता है। लेकिन अब आप कहें कि नहीं, प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की लीडर थी, बड़ी नेता थी, उन्होंने जानबूझ के शामिल करवाया। तो ये यूपी का जो उदाहरण मैंने दिया उससे साबित होता है कि नहीं, वो बहुत सामान्य बात है, बहुत लोगों का ऐसे ही हो जाता था। तो जब उनका ऐसे हुआ तो सोनिया गांधी का हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। हल्ला मचाने के लिए मचाते रहे और मचा रहे हैं, तो वो भी कोई नई खबर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। वो 2 बार छप चुकी है, 2 बार सोनिया विरोधियों ने छापी है या भाजपाइयों ने छापी है, आप उसको जैसे कहिए। तो उसमें क्या है, कुछ है नहीं। तो देखा जाए आगे क्या होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है। वीडियो देखें, आगे शेयर करें। इसी के साथ संजय सर से विदा लूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।